नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। आज की दो भविष्यवाणियों पर अगले 4 महीने की सियासत होगी। हजारों की भीड़ के बीच अमित शाह ने दावा किया कि बंगाल में 200 सीटें जीतेंगे। ममता की पार्टी ने 220 सीटें जीतने का दावा ठोक दिया। किसकी भविष्यवाणी सच होगी? चुनाव से पहले रैलियां होती हैं, नेता आते जाते रहते हैं, लेकिन बंगाल में आज जो हुआ है वैसा 37 साल में बहुत कम हुआ है। आप कहेंगे ऐसा क्या हुआ? बंगाल की राजनीति में 30 साल कांग्रेस का राज रहा, फिर लेफ्ट आया, इसके बाद ममता आई। किसी ना किसी तरीके से बंगाल की सियासत में लेफ्ट वाली राजनीति ही हावी रही। पहली बार बंगाल में राइट का मुख्यमंत्री बनता दिख रहा है। मोदी की पार्टी का मिदनापुर एक्सपेरिमेंट कितना सक्सेसफुल रहा, यह सिर्फ मिदनापुर रैली से पता नहीं चलता। इसको मिदनापुर शहर में घूम घूम कर हमारे 2 रिपोर्टर्स ने समझा है। इसे आप उनकी इस ग्राउंड रिपोर्ट से समझिए। शुभेंदु अधिकारी का बीजेपी के मंच पर आना और भीड़ का यूं मचल जाना, 2 बार अमित शाह के पैर छूना और फिर ममता दीदी के खिलाफ जंग का ऐलान कर देना। मातरम, भारत माता की जय हिंद। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जिंदाबाद। हमार बड़ो भाई दादा माननीय अमित शाह जी जिंदाबाद। ये तो बंगाल की पॉलिटिकल पिक्चर का ट्रेलर भर है। इस मंच की सबसे बड़ी खबर ये है, मिदनापुर में शुभेंदु के बहाने बीजेपी ने ताकत दिखाई और अपनी ताकत बढ़ा ली। बीजेपी ने एक दिन में ममता की पार्टी के 50 लोग तोड़ दिए। 9 एमएलए, 1 एमपी, 1 पूर्व मंत्री बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी ने तृणमूल के अलावा कांग्रेस और सीपीएम की ताकत भी कम कर दी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे, जोर से बोलिए, बनाएंगे। मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे। यहां पर तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ कर फेंक देंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। विजय के निश्चय की मुट्ठी बींचे और मेरे साथ बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज जो हुआ उसका मैदान में क्या असर हुआ, गलियों में क्या असर हुआ? अमित शाह की रैली से पहले जो हुआ उसकी चर्चा बंगाल की गलियों में है। थोड़ी देर में हम मिदनापुर की गली गली का हाल दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले अमित शाह के मंच को देख लीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की वंदे वंदे। मिदनापुर का ये भगवा मंच दीदी के लिए खतरे की घंटी है। ममता के बागी अब बीजेपी के साथी हैं। शुभेंदु अधिकारी 4 दिन पहले तक दीदी के राइट हैंड मैन थे। अब उन्होंने अमित शाह के चरण छूकर बीजेपी का झंडा उठा लिया है। एमएलए शुभेंदु अधिकारी अब बंगाल में बीजेपी के उप सेनापति हैं और दीदी के गढ़ पर भगवा ध्वज फहराने का जिम्मा अब शुभेंदु के कंधों पर है। बंगाल में बीजेपी की स्टोरी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है। बंगाल में बदलाव का सिग्नल देती इन तस्वीरों को बैकग्राउंड से समझने के लिए स्टेज से नीचे उतरकर ग्राउंड में चलना होगा। वेस्ट मिदनापुर कॉलेज ग्राउंड में जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगा रही ये भीड़ अपने आप में ऐतिहासिक है। मिदनापुर में पिछले 45 साल से एक ही पार्टी का झंडा लग रहा है। पहले जिस जगह पर सीपीएम का झंडा लगता था, वहां ममता ने तृणमूल का झंडा गाड़ा था और अब उसी जगह बीजेपी का ध्वज लग गया है। अब बीजेपी के समर्थक है या शुभेंदु दा के? बीजेपी का। बीजेपी के। यहाँ पर बीजेपी के क्या अब आपको लग रहा है कि जीत पाएगी? कुछ चांसेस हैं? एब्सोल्युटली यस। क्यों नहीं जीतेगा? जब ममता दी का जब ये यहाँ पे समावेश हुआ था, तब आधा ये आपका भरा हुआ नहीं था, ये पूरा भर गया है। अभी देखिए, अभी मैं आया तो वो पूरा रास्ता भर पूरा एकदम जाम हुआ लगा हुआ था। ठीक है, आदमी तंग हो गया। ठीक है,
अभी बीजेपी का ही सरकार आएगा और बीजेपी का ही आएगा। जय श्री राम। लेकिन हम लोगों ने बहुत बार देखा है, बहुत रैलियों में देखा है, जरूरी नहीं जो भीड़ दिखे वो सब वोट में कन्वर्ट हो। ये सब बीजेपी के वोटर हैं। यस यस ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत जितना आदमी है सब बीजेपी का समर्थन है। बदलाव तो होना ही चाहिए, हर स्टेट में बदलाव तो होना ही चाहिए। बोला तो लंदन बना देगा, कहाँ बदलाव तो होना ही चाहिए। क्यों लगता है कि लोग बीजेपी को वोट करेंगे? क्योंकि बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए बीजेपी आएंगे। जो भीड़ दिखती है वो हमेशा वोट में नहीं बदलती, तो कैसे लगता है कि ये वोट में बदलेगी? देखिए, जो जनसैलाब है ये कोई मामूली जनसैलाब नहीं है। कुछ दिन पहले दीदी का भी जनसैलाब हुआ था, लेकिन इतना जनसैलाब, इतना संख्या में लोग नहीं आए थे। तो हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस है। 2021 में बीजेपी यहाँ पर गवर्नमेंट करेगा। दीदी का रातों का नींद भी उड़ गया है। हम लोग समर्थन करते हैं इस पार्टी को और बहुत बहुत कामना करते हैं कि आगे भी ऐसे रहे, रहेगी 200 से ऊपर रहेगी, इसलिए आएगी। बीजेपी अच्छा काम करती है। बीजेपी रैली की बात अलग होगी, लेकिन यदि बंगाल को समझना है, बंगाल की माटी और बंगाली मानुष को समझना है, तो उन लोगों से मिलना होगा जो थोड़ी देर पहले ही नेताजी से मिले थे। उनसे बात करके ही ये समझा जा सकता है कि बंगाल में कितना डर है और कितनी भगदड़ है। इस वक्त हम लोग सनातन सिंह के साथ हैं। सनातन सिंह वही जिनके घर में अमित शाह ने खाना खाया। सबसे पहले क्या खाना खाया, थोड़ा वो हमें बताइए। खाना खाया सब कुछ ही खाया। क्या क्या बनाया था? भात, रोटी, दाल, सब्जी में सुखता था, फूल गोभी का रसा था, आज 4 भाजा था, जो बैगन भाजा, उच्च भाजा, करला भाजा, भिंडी भाजा, और चटनी, दही, पापड़, मिष्टी, रसगुल्ला था, गुड़ का, नॉलेन गुड़ का। अच्छा, पिछली बार एक कंट्रोवर्सी हुई थी जब बांकुड़ा गए थे, तो ममता बनर्जी ने कहा था कि वो बाहर से खाना लेके आए थे। ना, इधर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इधर हमारे फैमिली में रान्ना किया है, आज इधर बैठा के खिलाए हम लोग। सब कुछ यहीं पे बनाया गया? सब कुछ यहीं के। यहाँ पे आप क्या बीजेपी पहले से वोट देते आए हैं या इस बार देंगे, ऐसा कुछ सोचा है? हवा कैसी है, किसकी है? हाँ, पहले से ही देख के अच्छा लगा, जब बीजेपी अच्छा काम कर रहे तो उस पर समर्थन दिया हम। 5 साल पहले तक ये सब इलाके टीएमसी के इलाके हुआ करते थे। टीएमसी इलाका था। अब क्या बदल गया है? ना, पूरी तरह से के बदल कर नहीं गया, तो थोड़ा बहुत लोग है, थोड़ा बहुत अभी भी है। टीएमसी भी है, बीजेपी है। लेकिन क्या हुआ कि टीएमसी जो दीदी का इतना वो था, वो अब उनका जज्बा उतना, या उनकी जो रौनक थी वो चली गई यहाँ से। या कि जो काम मैंने डेवलपमेंट था वो अभी तक नहीं हुआ, इसीलिए थोड़ा बहुत सभी का मन। सड़क, बिजली, पानी, इनकी बात कर रहे हैं, अभी तक नहीं हुआ। मिदनापुर की सड़कों और गलियों में बीजेपी के झंडे लहराए। मिदनापुर के लोगों ने पहली बार देखा कि जिन गलियों में टीएमसी के झंडे थे, वहां बीजेपी के 40 झंडे लगे हैं। बंगाल जैसे पॉलिटिकली सेंसिटिव सूबे में ये झंडे एक तरह की मार्किंग है। कौन बीजेपी का है और कौन टीएमसी का, इसका बंटवारा हो गया। ये झंडे सबूत हैं कि बीजेपी ने चुनाव से पहले ही यहाँ पैर जमा लिए हैं, जिसे उखाड़ना दीदी के लिए आसान नहीं। लगभग 5 साल पहले तक टीएमसी का गढ़ कहे जाने वाले मिदनापुर की बदली हुई तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। मेरे पीछे अगर आप देखें तो चारों ओर बीजेपी के झंडे दिखाई दे रहे हैं, और मिदनापुर शहर और मिदनापुर शहर के आसपास आप जहां भी जाएंगे इस वक्त सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की हवा और बीजेपी के झंडे दिखाई देंगे। यहां पे काफी लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं कि क्या उनकी राय है, किस तरह से ये बदलाव हुआ है, बदली हुई तस्वीर ऐसी कैसे दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी बात है, ये जो बदली हुई तस्वीर है मिदनापुर की, 5 साल पहले क्या आप सोच सकते थे कि इतना बदलाव, इतने झंडे बीजेपी के यहाँ लग सकते हैं? नहीं, ये अब तक আমরা এটা বুঝতে পারিনি যে এটা হবে। তো আগামী দিন এখানে বাংলাতে বলি, हिंदी में बोलिए ना, टूटी फूटी बोलो। आगामी दिन और संगठन बहुत मजबूत होगा, ये हमारा विश्वास था। और हमारा जो संगठन है, जो विचारधारा है बीजेपी का, वो संगठन से ही उठा है। मिदनापुर में तो 5 साल पहले टीएमसी का राज था, सारी सीटें टीएमसी की, तो इस बार क्या लग रहा है? इस बार वो खत्म हो पलटे जाएगा। हाँ, खत्म हो गया। क्या ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ? तृणमूल शेष हो गया, बीजेपी आएगा। 2021 में बीजेपी आया। तो इतना आप लोग, इतना जो यूथ जुड़ रहा है, क्यों जुड़ा बीजेपी? संगठन बहुत मजबूत है, बहुत आगे। तृणमूल टीएमसी का बहुत दुर्नीति है, पीसी भाई पर सब
खा लिया। यहाँ पर एक ऑटो रिक्शा दिखा रहे हैं। इस ऑटो रिक्शा में जितने भी लोग हैं उनसे बात करते हैं। अभी आज के माहौल में हर तरफ बीजेपी का झंडा दिखाई दे रहा है। क्या तस्वीर देख रहे हैं मिदनापुर की? अच्छा लग रहा है भाषण सुन के। क्या लगता है बदलाव होगा इस बार? बदलाव होगा। परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा। क्यों होगा परिवर्तन? टीएमसी के उखाड़ दूंगा। आपका क्या कहना है? यही है हमारा, यही कहना है। ये जो हर तरफ बीजेपी का झंडा, 5 साल पहले क्या ऐसी तस्वीर थी मिदनापुर की? 5 साल पहले इतना बीजेपी का झंडा, इतनी हवा थी? नहीं, बदल गया है पूरा। बदल गया। बंगाली मानुष जिस बदलाव की बात कर रहा है उस बदलाव का चेहरा बनकर आए शुभेंदु अधिकारी। अमित शाह का आज का मेगा शो अगर बीजेपी का वनडे मैच है तो इस मैच के मैन ऑफ द मैच रहे शुभेंदु अधिकारी। बंगाल की अर्थव्यवस्था खत्म हो चुकी है। लोगों के पास नौकरी नहीं है, जिनके पास है वो भी सिर्फ 4,000 या 2,000 रुपए की ही नौकरी है। अगर इन सब चीजों से निकल कर आना है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में बंगाल को देना होगा, और ये काम करने के लिए मैं आप लोगों के साथ कल से ही लग जाऊंगा। আপনাদের সঙ্গে আমি কাল থেকেই লেগে পড়বো। बंगाल में अगले 100 दिनों तक बीजेपी ऐसे मैच रोज खेलेगी। इस खेल में सबसे बड़ी भूमिका खिलाड़ियों की नहीं, निर्णायक भूमिका होगी उस दर्शक की जिसे खेल के अंत में ईवीएम का बटन दबाना है। इसलिए बंगाल के लोगों की बात को सुनना जरूरी है। इस वक्त हम भादुतला इलाके में आए। ये वही इलाका है जहां कुछ साल पहले बुद्धदेव भट्टाचार्य के ऊपर माओवादी हमला हुआ था। माओइस्ट अफेक्टेड एरिया है, लेकिन आज यहां की बदली हुई तस्वीर है। झंडे चारों ओर, हमें अगर हम देखें झंडे चारों ओर, बीजेपी कार्यकर्ता हर ओर जहां दिखाया जाए। ये ट्रक आ रहे हैं, एक के बाद एक ट्रक आ रहे हैं, बीजेपी कार्यकर्ताओं से भरे हुए ट्रक आ रहे हैं। आप सोच सकते हैं कितनी दूर दूर से लोग सिर्फ अमित शाह को देखने के लिए यहाँ पर आए थे। यहाँ पर देख रहे हैं और ये हालत, ये स्थिति है कि आप यहाँ पर सोच सकते हैं कि बीजेपी के लिए हवा में कितना परिवर्तन हो गया है। जो मिदनापुर में 5 साल पहले तक टीएमसी का गढ़ माना जाता था, लेकिन आज पूरी बदली हुई तस्वीर हमें दिखाई पड़ रही है। क्या ये पूरा माहौल बदल गया है? बिल्कुल बदल गया है, क्योंकि यहाँ पर जो स्वैराचारी तृणमूल सरकार है वो अभी मनुष्य के लिए खतरनाक बन गया है। ठीक है, इसलिए मनुष्य परिवर्तन चाहता है और भाजपा को यहाँ पर बैठना चाहता है। अब क्या लग रहा है इस बात? बहुत खुश लग रहा है मुझे। तृणमूल का भांगचूर हो रहा है। ठीक है, मेरा सब गांव का भांगचूर हो रहा है। बीजेपी आ रहे हैं। 2019 में तो हाफ आया था, 21 में बीजेपी आया था। तृणमूल को साफ कर देना पड़ेगा। जंगल महल की तस्वीर क्या बदल गई है? अब बदल गई। आप बंगला को सोनार बंगला बनाएंगे, ये ले गए जनगण को। जे अब जंगल महल को दीदी कोई देख नहीं है। क्या बीजेपी ने बंगाल का मूड भांप लिया है? क्या बीजेपी ने बंगाल की नब्ज पर उंगली रख दी है? बंगाल में शक्ति प्रदर्शन से पहले अमित शाह ने शक्ति के दर्शन किए। सिद्धेश्वरी देवी और अमर शहीद खुदीराम बोस के प्रति अमित शाह ने अपनी भक्ति दिखाई। अमित शाह शहर तक सीमित नहीं रहे। देवी महामाया का 600 साल पुराना मंदिर मिदनापुर से 12 किलोमीटर दूर एक गांव में है। अमित शाह ने यहाँ भी पूजा अर्चना की और बंग विजय का आशीर्वाद लिया। अमित शाह जी आए, क्या क्या किया उन्होंने? वो उनका भीतर अंदर में जा गए तो गुरु जी का मंदिर में प्रणाम करके, माँ का मंदिर में जो दर्शन करके, आरती करके, पुष्पांजलि देके अब दंडेश्वर शिव मंदिर में चला जाएंगे। तो दंडेश्वर शिव जी का दर्शन करके, महावीर जी दर्शन करके आपके चले जाएंगे। आरती की उन्होंने? आरती के उनका निजी करता है। खुद ही किया? खुद ही आरती की? अपने से खुद आरती करते हैं, पुष्पांजलि देके चले गए। पुष्पांजलि दी? आप लोगों ने क्या कुछ दिया उनको? ना, हम लोग पुष्पांजलि का सब सामान का रेडी रखता है। तो उन्हें आरती करके पुष्पांजलि देके टीका लेंगे, चलेंगे। महामाया मंदिर से भी अंदर बेलाजुरी गांव जाकर अमित शाह ने एक आदिवासी परिवार के यहाँ भोजन किया। दर्शन, पूजन और भोजन के बाद मिदनापुर आकर अमित शाह ने ममता बनर्जी को डायरेक्ट वार्निंग दे दी। दीदी, कान खोल कर सुन लो। आज लाखों लोगों की हाजिरी में कहने आया हूं मैं, जब विधानसभा के चुनाव का परिणाम आए, परिणाम देख लेना। इस बार 200 सीटों से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। 3 दशक तक कांग्रेस को मौका दिया है या नहीं दिया? दिया है ना। कम्युनिस्ट को 27 साल मौका दिया है या नहीं दिया? ममता दीदी को 10 साल दिया है या नहीं दिया? एक 5 साल भारतीय जनता पार्टी को दे दीजिए, हम बंगाल को सोनार बांग्ला बनाकर रहेंगे।
अमित शाह की रैली खत्म होने के 10 मिनट बाद ही टीएमसी की तरफ से सांसद कल्याण बैनर्जी ने 1.25 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मिदनापुर कॉलेज ग्राउंड की भीड़ आपने भी देखी। अब कल्याण बैनर्जी की कमेंट्री सुनिए। आज जो मीटिंग हुआ है मिदनापुर का ग्राउंड में, वो मीटिंग फ्लॉप मीटिंग है। आदमी नहीं थे। और जब दिलीप घोष ने शुरू किया तब से आदमी लोग भागने शुरू कर दिया। और जब अमित शाह ने शुरू किया उसके बाद फिर ज्यादा आदमी लोग चला गया, इसलिए उनको बोलने पड़ा है, अरे सुनो भैया, अरे सुनो भैया। लेकिन कोई सुनता नहीं है अमित शाह जी को, क्योंकि अमित शाह जी झूठा बात बोलता है, सब लोग जानता है। अमित शाह ने बंगाल में बीजेपी के लिए 200 सीटों का टारगेट रखा है। तृणमूल ने 2021 के लिए 220 सीटें जीतने की भविष्यवाणी कर दी। जिस शुभेंदु अधिकारी को मनाने के लिए ममता बनर्जी की पार्टी कल तक पूरे जोर शोर से लगी थी, उनका फ्यूचर प्लान क्या होने वाला है, दीदी की पार्टी ने इस बारे में सोच भी रखा है। अभी आप इडियोलॉजी क्या इडियोलॉजी है? 10 बरस आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोल के गया। आज नरेंद्र मोदी उनको इडियोलॉजी हो गया, तो ये आदमी को कौन विश्वास करेगा? कौन विश्वास करेगा? और डरिए मत, देख लीजिएगा 2021 में ममता जी जब 220 का सीट से ज्यादा सीट लेके चीफ मिनिस्टर होंगे, यही लोग फिर घूम के आके तृणमूल में ज्वाइन करने के लिए कोशिश करेंगे। ये भी बात लिख लीजिए। आगे बढ़ने से पहले देख लीजिए कि बंगाल में बीजेपी ने क्या क्या गेन किया और ममता ने कहां लूज किया। पूर्वी बर्धमान से ममता के एमपी सुनील मंडल अब बीजेपी में हैं। अलीपुरद्वार के पूर्व एमपी दशरथ तिर्की भी अब बीजेपी में हैं। नंदीग्राम के विधायक और मंत्री शुभेंदु अधिकारी सबसे बड़े कैच हैं। वर्तमान के विधायक सैकत पंजा, बैरकपुर के विधायक शीलभद्र दत्ता, गजोले के विधायक दीपाली विश्वास, नागरकट्टा के विधायक सुक्रमंडा, कलना के विधायक विश्वजीत कुंडू और कांती नॉर्थ के विधायक बनाश्री मैती, ये सब तृणमूल कांग्रेस से बीजेपी में आ गए हैं। पुरुलिया के कांग्रेसी विधायक सुदीप मुखर्जी, तमलुक से सीपीआई के विधायक अशोक टिंडा और सीपीएम से हल्दिया के विधायक रही तापसी मंडल, इन तीनों ने भी मोदी का हाथ पकड़ लिया है। मिदनापुर शुभेंदु अधिकारी का गढ़ है। पिछले चुनाव में शुभेंदु ने यहां 16 में से 16 सीटें ममता बनर्जी को जितवाई थी। अब वो बीजेपी में है। अमित शाह की रैली में भीड़ जुटाकर शुभेंदु ने दीदी को अपनी ताकत दिखा दी। 3 महीने बाद होने वाले चुनाव में वो कितने वोट शिफ्ट करा पाएंगे, हमने ये सवाल भी मिदनापुर के लोगों से पूछा। बीजेपी के लिए माहौल बदलेगा बंगाल में? ऑफकोर्स बदलेगा, बदलना चाहिए। हम इधर जितना जनता है, जितना बीजेपी का कर्मी है, उन लोगों का ये सपोर्ट करने के लिए आया। हम बहुत दूर से आया। हम भवानीपुर 1 नंबर अंचल डेबरा से आया। जो इसमें भाई लोग आया सब बीजेपी के लिए ही आया है। ममता जो दुर्नीति चल रहा है हम लोग और बर्दाश्त नहीं कर सकता है। जो इसको बदलना ही पड़ेगा। जो भारतीय जनता पार्टी इस युवा समाज में आएगा तो बेकार का समस्या है जो समाधान नहीं कर रहा है। मोदी जी का नेतृत्व में मैं भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगा पश्चिम बांग्ला से। यहाँ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी तो बनाएगी। युवा समाज को अंदर से फीलिंग्स आ गया कि अगली 2021 में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। काम करने में तो बहुत ही आसानी होगी, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी जैसा दादा हम लोग इस नेतृत्व माने बहुत आसानी तरीका से हम लोग लड़ेंगे और उनकी नेतृत्व में और अमित शाह जी की और हमारी जो कर्म कार्यकर्ता है उनके साथ बहुत ही आसानी से हम लोग काम करेंगे। हम एमए पास करके अभी बैठा है, अभी तक कोई जॉब नहीं मिला, कोई काम नहीं मिला। हम क्या करेंगे दीदी के राज रख के? हमारा जो बेकारत्व वो नहीं दूर कर सके तो हम कैसे लिए दीदी का हम रखेंगे? उसे धो के फेंक डालेंगे। एक उसमें कुड़ी में हाफ कर दिया, एक उसमें सब कर दूंगा। ये हमारा वादा है। जय श्री राम। जय श्री राम। कहा जाता है कि बंगाल में कोई भी पॉलिटिकल लड़ाई हिंसा के बगैर पूरी नहीं होती। मिदनापुर में भी जिस बात का डर था वो हो गया। शाम होते होते बीजेपी की गाड़ियों पर पत्थर से अटैक हो गया।
और इस वक्त पाकिस्तान से एक बड़ी खबर आ रही है। इमरान खान के बंगले के बाहर आंसू गैस के गोले चले हैं। इस्लामाबाद में इमरान खान की पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों पर बड़ी संख्या में आंसू गैस के गोले दागे हैं। कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये सारे प्रदर्शनकारी इमरान खान के घर की तरफ जाना चाह रहे थे। इनकी मांग थी कि इन्हें परमानेंट अपॉइंटमेंट्स दी जाए, लेकिन जब पंजाब प्रांत की सरकार ने इनकी न सुनी तो प्रदर्शनकारियों ने इमरान के घर को घेरने का प्लान बनाया। लेकिन पुलिस ने इमरान के घर की तरफ जाने वाले तमाम रास्तों को सील कर दिया था और जैसे ही ये प्रदर्शनकारी वहां पहुंचे, पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागने शुरू कर दिए। प्रदर्शन की वजह से इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक ट्रैफिक रुक गया था। शिक्षकों पर हुई कार्रवाई के बाद इमरान सरकार की आलोचना हो रही है। लोग उन्हें केयरलेस प्रधानमंत्री कह रहे हैं। पाकिस्तान में पिछले 24 घंटे से इमरान खान का मजाक उड़ाया जा रहा है। जब हमने पाकिस्तान पर नजर दौड़ाई तो एक अलग किस्सा सुनाई दिया। पाकिस्तान में चलने वाली खबरों को जब आप देखेंगे तो समझ जाएंगे कि इमरान खान किस तरह फेल हो चुके हैं। कभी तू हाई कोर्ट जाता है, कभी तू इमरान साहब हाई कोर्ट जाता है, कभी तू सुप्रीम कोर्ट जाता है। तू जिधर भी न्यासी जाएगा तेरे मुंह पे छितर पड़ेंगे। पड़ोस में गजब की नौटंकी हो रही है। कैमरे पर इमरान को धमकी भी मिल रही है और धमकी देने वाला इमरान को सरेआम चैलेंज भी दे रहा है। जो करना कर ले। मैं आपको एड्रेस भी बताता हूँ। जिला कसूर, शहर छांगा मांगा, गांव हंजरवाल। ठीक है, पिछली मर्तबा मैंने 18 वोट आपको डाले थे। इस मर्तबा मेरे पे आस मत रखे इमरान साहब। आप गरीबों को क्या दे रहे हैं? कुछ भी नहीं दे रहे। क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे। ये किधर जाएंगे भाई? आप मुझे बता दें। हम गरीब, अगर मेरे सामने तुम होते तो मुझे मेरी जान जाए तो जाए, लेकिन मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह मियां साडे करम कमात। जो कैमरे पर नहीं आ सकता वो टिकटॉक वीडियो बनाकर अपना दुखड़ा रो रहा है। अल्लाह मियां साडे करम कमात, बाल साडे भुखे मर गए। अल्लाह मियां साडे करम कमात, बाल साडे भुखे मर गए। पीटीआई तू जान छुड़वा ते बाल साडे भुखे मर गए। इस वक्त पाकिस्तान में महंगाई का आलम ऐसा है कि टीवी स्टूडियो में रंग बिरंगे सेट बन गए हैं। मुर्गियों, अंडों से लेकर सब्जियों की तस्वीरें लग गई हैं और पाकिस्तानी रिपोर्टर्स मारे फिर रहे। दिल पर पत्थर रखकर ही सही, ना चाहते हुए भी हंसते हंसते रिपोर्टिंग करनी पड़ रही है। गोभी बनानी है हमने, याद रखिएगा। जी गोभी ही पका रहे हैं हम लोग और गोभी का ही रेट में इनसे मालूम करती हूँ, कोशिश करती है कि यहाँ पे हांडी मेरी बन जाए। बताओ कि गोभी का क्या रेट है? 60 रुपए, बहुत महंगी है भैया। अच्छा, आलू किस तरह है? आलू भी 60 रुपए में। 120 रुपए का मेरा बजट बन चुका है गोभी का सालन बनाने के लिए। प्याज, टमाटर भी डाल लेना जायके के लिए, लहसुन ऐड करें। टमाटर के बगैर तो बिल्कुल सब्जी नहीं बनेगी ना, तो टमाटर किस तरह दे रहे हो? टमाटर 80 रुपए किलो। टमाटर 80 रुपए किलो, ये मेरा ख्याल है मेरा 300 से ऊपर तो जा रहा है अभी। जो लाहौरी इमरान की कृपा से किसी की जेब में गोभी और टमाटर खरीदने के पैसे नहीं। तो कुछ रिपोर्टर ऐसे भी हैं जो बुफे ब्रेकफास्ट का लुत्फ उठा रहे हैं और लगे हाथों महंगाई से बचने की टिप भी दे रहे हैं। अमीन हफीज साहब पहुंच चुके हैं और यहाँ पर अमीन हफीज साहब ने जो लाहौरी रवायती नाश्ता पूरी हलवा देखा है, देखते ही दिल बाग बाग हो गया है। और इस पूरी हलवे नाश्ते के साथ आमलेट भी यहाँ पर तैयार हो रहा है। आप जरा आमलेट को घुमा के दिखाएं कैसा लगता है। तरो ताज़ा आमलेट। और उसके बाद ये देखें पराठा यहाँ पर तैयार हो रहा है। एक नहीं, दो नहीं, पराठे ही पराठे हैं। इसमें आते ही हमें सबसे पहले पूरी हलवे की खुशबू खींच के लाई। उसके बाद हमने यहाँ पर देखा कि चिकन निहारी थी, लाहौरी चने थे और उसमें आमलेट, आलू वाला पराठा। मैं कहता हूँ इतने नित नए खाने, सलाद और उसके बाद आपको लस्सी भी मिलती है। इतना सब कुछ पता है कितने में? सिर्फ 399 रुपए में। टैक्स डाल दें तो 450 रुपए का
टोटल बिल बनता है। पाकिस्तान में चोर कौन? इस कॉमेडी सर्कस के बीच पाकिस्तान में महंगाई वाले रायते मसाला डालने का काम कर रही है वहाँ की अवाम। सब आपस में एक दूसरे को मरने मारने पर आमादा है। इमरान सपोर्टर नवाज समर्थक को खरी खोटी सुना रहा है और नवाज सपोर्टर इमरान के सपोर्टर। के ख्याल में पाकिस्तान में चोर कौन? नवाज शरीफ। नवाज शरीफ चोर है? वो कैसे? यार आप खुद देख लो, जिसकी माँ का जनाजा ताबूत में आ रहा हो पार्सल करके, जिसकी बीवी का जनाजा पार्सल करके आए, तो चोर कौन है? चोर कौन है? हाँ जी, और बताएं। नवाज शरीफ चोर, दवाइयाँ मुफ्त देता था, वो चोर। अस्पतालों में सारी पार्किंग फ्री थी, वो चोर था। अब ये दवाई जो 100 रुपए की लेते थे 350 की मिल रही, वो सच्चा आदमी, वो इमरान खान सही ईमानदार। एक मिनट डीजल ने पहले सपोर्ट करता था, कहता मुझे तनख्वाह नहीं मिलती, अब उनको सपोर्ट कर रहा है। हाँ, तो ये इनको सपोर्ट नहीं करता। ये इतने बड़े चोर है, ये साथ मिले हुए ना इनको। अगर आप ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान में ऐसी कॉमेडी रुक रुक कर होती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सिलसिला तो नॉन स्टॉप चालू है। नवाज शरीफ के बाद मरियम नवाज के बारे में पाकिस्तानी अवाम की राय क्या है, जरा ये भी देख लीजिए। उड़ता नहीं। नाजरीन, नून लीग के शेरों की लड़ाई खुलकर सामने आ गई है। यानी कि कप्तान की हुकूमत को गिराने वाले खुद आपस में लड़ पड़े हैं और मरियम नवाज साहिबा का कहना कि हमारे आपस में कोई खिलाफात नहीं है। हालांकि नून लीग के रहनुमा जवेद लतीफ ने कहा है कि हमारे खिलाफात तो अपनी जगह है, हमारा बयानिया भी साथ नहीं मिलता। तो क्यों नहीं मिलता इनका बयानिया आपस में? और जवेद लतीफ साहब ने ये क्यों कहा है कि लड़ाइयाँ आपस में क्यों होने लग गई हैं? क्यों होने लगी हैं भैया? मैं इनसे फायदा क्या है जो हम इनकी तरफ से अपना टाइम ज़ाया करें, इनके बारे में बातें करें। हमारी कभी इन्होंने सुनी है? हमने वही कमाना है, फिर खाना है, वही कमाना है। उतने का पेट्रोल मिलना है, उतने का आटा मिलना है। बिल्कुल सही। हमारे पास इनके लिए कोई टाइम होना ही नहीं चाहिए। जी मैं रैली के सर नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं काम करने वाला बंदा हूँ। कहाँ पे निकली है रैली? ये दादा दरबार। दादा दरबार। आपको रैली का पता ही नहीं है? हमें थोड़ा सा पता चला था कि मरियम नवाज जी यादगार चौक का पता चला है हमें। आप हमें दरबार का बता रहे हैं, कोई बात नहीं। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? नाम क्या है आपका? सर मेरा नाम तो उत्तर प्रदेश से आने वाले सभी सदस्यों को स्वागत करते हैं। यहाँ पे उनका भी जाएगा जिनका कोई सवाल जवाब पूछने वाला नहीं है। तो मेरा नाम है लकी भट्ट। 40 नाना सी पावे थे एक लसीदा टप ताड़े नाल मध्य मुकाबले खिलोगे गल कर रहे हैं लकी भट्ट। मैं शाहरुख खान की मिक्री करके दिखाता हूँ। करवाएं, आप करके दिखाएं जरा। ऐसा मत बोलो। शाहरुख रैली में जा रहे हो कि नहीं? मेरी बात सुनो, रैली नून लीग की नहीं, ये मेरे दिल की है। क्योंकि नून लीग जिंदाबाद। जब भी हम उनका नाम लेते हैं ना, अपने लीडर का, नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ का, मरियम नवाज का, तो दिल में से आवाज़ आती है ये रैली मेरी है, मेरी थी, मेरी रहेगी। रैली के साथ क्यों नहीं गए? ये मरियम की रैली निकल रही है। काम तो जान दे, चोरियां दी रैली तो किन्ने जाना वेले हो और काम कोई नहीं। पाकिस्तानी अवाम ने जब मरियम नवाज को नहीं छोड़ा, तो फिर बिलावल भुट्टो क्या चीज है? मौका मिला नहीं कि सब बिलावल की शादी करवाने के पीछे पड़ गए। खबर मेरे पास ये है नाजरीन कि बिलावल भुट्टो साहब ने आखिरकार शादी का फैसला कर लिया है। फरमाते हैं कि मैं शादी पाकिस्तानी लड़की से ही करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब समझ में नहीं आ रही है कि शेख रशीद साहब भी इंतजार में हैं शादी के, और बिलावल भुट्टो साहब भी लड़की ढूंढ रहे हैं। बिलावल की शादी हो जाएगी? आपको यकीन है? कैसे? क्योंकि वो पैसे वाला है। अच्छा, ये बिलावल भुट्टो कहते हैं कि मैं पाकिस्तानी लड़की से शादी करूंगा। उन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया है। अब मुझे ये बताएं कि उनकी शादी बिलावल भुट्टो साहब की होगी या नहीं होगी? पता नहीं, उसी को पता होगी कि नहीं। उसी को पता है, तुम्हें कुछ नहीं पता है? मुझे नहीं पता। यानी उसकी शादी नहीं होगी? यार अगर वो शादी करेगा तो शेख रशीद की हवेली किधर जाएगी? अजीब बात कर रहा है यार। उसे कोई लड़का ढूंढना चाहिए। उसे कहना चाहिए मैं पंजाब के किसी लड़के के साथ शादी करूंगा जो मैं हूँ। लो जी, बिलावल साहब ये कह रहे हैं मुझसे शादी कर ले, मैं हूँ। कैसा शादी करनी चाहिए उसे? मैं बिलावल दा मामा, मेरे को पूछी जा रहे हो? बिलो रानी कहता था, फुलझड़ी कह रहा है, क्या कहते हैं आप? है कौन है दोनों?
हंसदे भी भैड़े ही लगदे। पाकिस्तान में चल रहे कॉमेडी वाले सीजन में वहां की आवाम अपने मुल्क के सदाबहार कॉमेडियन बड़बोले और अभी अभी पाकिस्तान में गृह मंत्री की कुर्सी पर बैठे शेख रशीद को भला कैसे छोड़ती। मौका मिला नहीं कि सबने टांग खींचनी शुरू कर दी। बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि हमारे इस्तीफे जो हैं वो एटम बम हैं, लेकिन शेख रशीद साहब फरमाते हैं कि ये एटम बम नहीं, फुलझड़ियां हैं। यानी कि ये फुलझड़ी उन्होंने बिलावल को कहा है। पहले तो वो उसे बिल्लो रानी कहते थे। जहां शेख रशीद की मोहब्बत है बिलावल से, वहां छोटी छोटी शरारतें भी शुरू हो रही हैं। पहले बिल्लो रानी कहता था, फुलझड़ी कह रहा है। क्या कहते हैं आप? है कौन है दोनों? शेख रशीद यार वजीर दाखिला हो गया है। सानू की लेनी दे रही है। शेख रशीद कह रहा फुलझड़ी फुलझड़ी फुलझड़ी। वो चाड़ा कुआड़ा है ना, कदी फुलझड़ी कदी बिल्लोड़ा नहीं। शेख रशीद ने कहा है कि फुलझड़ी है आपके इस्तीफे, एटम बम नहीं है। कभी वो उसे बिल्लो रानी कहता है, कभी फुलझड़ी कहता है। क्या मसला है शेख रशीद? वो सारी जिंदगी थानू पता है किदां दा रहा है। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। शेख रशीद की आपको पता है मोहब्बत तो बिलावल से चली रही है। शेख रशीद साहब का पता ही नहीं चलता कौन सी पार्टी से क्या बात करते, मुझे तो आज तक समझ नहीं लगी। नहीं, वो कहते हैं फुलझड़ी है, उन्होंने बिलावल को फुलझड़ी कहा है। वो तो बिलावल को फुलझड़ी इसलिए कहा है, वो बहुत खूबसूरत है इसीलिए कहा होगा। जैसे हम खूबसूरत है, बिलावल भी खूबसूरत है। बिलावल भुट्टो के बारे में मैं ये कहता हूँ, ये लड़कियों की तरह बोलता है। ये तुम मैशे कर दो, वो तुम मैशे कर दो। और शेख रशीद उसको पसंद करने लग गया जी, उसको लव लेटर लिख के भेजने गया जी, तुम सियासत में मेरे साथ मिल जाओ, पार्टी एक हो जाए। नया नया नया। ये कॉमेडी सूरज ढलने के बाद भी नहीं रुकती। इस्लामाबाद से लाहौर तक नॉन स्टॉप सबका मनोरंजन होता रहता है। मसलन किसी को महंगाई की ABCD नहीं मालूम। महंगाई के बारे में बताइए। महंगाई मैंने कभी शॉपिंग ही नहीं की, मैं कभी नहीं गया ये चीज़ें लेने के लिए। महंगाई का पता ही नहीं? नहीं, मुझे नहीं पता। तो खाना खाते हैं? जी बस खाता हूँ। ये पता है कि खाना कैसे आ रहा है, क्या हालात चल रहे हैं? मुझे थोड़ी भी हावन होनी है क्योंकि सब कुछ घर वाले कभी ये चीज़ें। घर वालों को ये कहते सुनाओ महंगाई बहुत हो गई है, उनके हालात बड़े। बस यही सुना है भाई, लोगों से, घर वालों से सुना है, काफ़ी सुना है। और जिन पाकिस्तानियों की जेब ढीली हो रखी है वो कुछ इस अंदाज में नियाजी खान की क्लास लगा रहे हैं। मुझे तकरीबन 90 तो नहीं 101% यकीन है इमरान खान की गवर्नमेंट में ऐसे ही रहेगा। इमरान खान जिस चीज़ का भी नोटिस लेता है वो चीज़ मार्केट से गायब क्यों हो जाती है? माशाल्लाह, वो जिस घर में भी जाए वो बीवी भी गायब हो जाती है। महंगाई की मार भी है और ऊपर से इमरान सरकार भी। वैसे में अवाम करे तो क्या करे, उसे तो ख्याली पुलाव पकाकर ही काम चलाना पड़ रहा है। बिल्कुल इस तरह। आपको एक दिन में 10 करोड़ रुपया मिल जाए तो आप उसका क्या करेंगे? गरीबों में बांट देंगे। गरीबों में बांट देंगे। ये तो एक जनरल सी बात है ना कि अगर अभी क्योंकि मिला नहीं है तो इसीलिए आपने कहा गरीबों में बांट दिया। अगर मिल गया तो शॉपिंग करेंगे। शॉपिंग में पार्टी में लगा देंगे। शॉपिंग में बाहर जाएंगे, महंगाई खत्म करेंगे। अच्छा, वो महंगाई आपके 10 करोड़ से खत्म नहीं होनी। नहीं, वो हमने देना भी नहीं है। आपको एक दिन में 10 करोड़ रुपया मिल जाता है अचानक, तो आप उसका क्या करेंगे? अल्लाह के राह पे लगा देंगे सारे। फेक मैसेजेस आ सकते हैं, वैसे नहीं मिल सकते। या तो करना क्या है, खुशी से मार जाएंगे। खाली बातें नहीं करूंगा इमरान खान की तरह, मैं करके दिखाऊंगा इनको। मैं किसको बताऊंगा ही नहीं। 2020 में पूरे साल पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम ने अलग अलग अंदाज में दुनिया का मनोरंजन किया। नियाजी खान और उसकी कैबिनेट का भी खूब मजाक हुआ। अगले साल भी यही सिलसिला जारी रहेगा और पाकिस्तान की कॉमेडी पिक्चर यूं ही चलती रहेगी। मुझसे शादी कर ले, मैं हूँ। और इस बीच अपने देश में बंगाल की चुनावी सरगर्मी से दूर कश्मीर में एक इलेक्शन पूरा हुआ है। कश्मीर के चुनाव की पूरी डिटेल ब्रेक के बाद।